अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, एक ज़माना था जब सेठ आबिद के नाम के बगैर पाकिस्तान के रईस तरीन अफराद की लिस्ट मुकम्मल नहीं होती थी। ताहम आज की नस्ल सेठ आबिद के बारे में बहुत कम जानती है। सेठ आबिद हुसैन 1936 में बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर में पैदा हुए। उस वक्त उनकी बरादरी के अफराद हिंदुस्तान से लाए गए चमड़े की तजारत किया करते थे। 1950 में वो कराची चले गए, जहां उनके वालिद ने कराची के सराफा बाजार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू कर दिया। उन्होंने वहां अपना असर व रसूख कायम किया और वो मार्केट के कानून व ज़वाबित भी खुद ही तय किया करते थे। सेठ आबिद ने कुछ माहीगिरों के साथ राब्ता करके कराची से दुबई सोने की स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया। सेठ आबिद के सरकारी ओहदेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर सोने की स्मगलिंग में सेठ आबिद का बहुत बड़ा किरदार था। वो सिर्फ कराची और पंजाब में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान तक स्मगलिंग किया करते थे। उन्होंने पाकिस्तान में सरकारी इंतजामिया और सियासी हलकों में काफ़ी राब्ते कायम किए हुए थे। 1950 से 1980 के दौरान आबिद सेठ ने लंदन, दिल्ली और दुबई समेत पूरी दुनिया में स्मगलिंग करना शुरू कर दी, जिस वजह से काफ़ी एजेंटों की तवज्जो उनकी तरफ हो गई। सेठ आबिद हुसैन के स्मगलिंग के इस नेटवर्क में उनके सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही शामिल थे, जिसमें उनका बड़ा भाई हाजी अशरफ, उनका दामाद गुलाम सरवर भी शामिल है। वो अपनी स्मगलिंग के सिलसिले में दिल्ली भी जाया करते थे और इसी दौरों पर उनकी मुलाकात हरबंस लाल से हुई, जो खुद भी एक स्मगलर था। उन्होंने लंदन में ब्रिटिश एयरवेज के लिए काम करने वाले शख्स चार्ल्स मालूनी से भी राब्ता किया और बाद में वो नेटवर्क का सहूलतकार बन गया और वो इसकी मदद से लंदन में स्मगलिंग किया करते थे। 70 की दिहाई में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमत में आए तो उन्होंने स्मगलिंग को रोकने के लिए सेठ आबिद की स्मगलिंग की राह में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें खड़ी कर दी और उनके काफ़ी ज़्यादा असासे ज़ब्त कर लिए। दुनिया भर में मुबैना स्मगलिंग के हवाले से बड़ा नाम रखने वाले सेठ आबिद किसी दौर में दुनिया के बेताज बादशाह समझे जाते थे। सेठ आबिद को अल्लाह ताला ने 3 बेटे और 1 बेटी से नवाजा। उनके 3 बेटों में दोनों छोटे बेटे गूंगे बहरे और जहनी तौर पर माजूर थे और अमरीका में किसी बोर्डिंग हाउस में पले बड़े थे, जबकि उनके पास रहने वाला सबसे बड़ा बेटा अयाज महमूद 2006 में लाहौर में उसके अपने ही गार्ड ने कत्ल कर दिया था। शेख आबिद हुसैन अपने सारे भाइयों में सबसे ज्यादा होशियार और ज़हीन थे। उनका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करने की खुदादाद सलाहियत रखता था। वो उर्दू और पंजाबी के अलावा मेमनी बोली पर भी मुकम्मल अबूर रखते थे। सेठ आबिद अरसे तक सरहद पार स्मगलिंग का कारोबार करते रहे और सोने से लेकर गैर मुल्की करेंसी तक की स्मगलिंग से वाबस्ता रहे। उन्होंने पाकिस्तान के अहम शहरों में मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी तामीर किए, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में भी बड़ा सरमाया लगाया। जब 1974 में भारत की तरफ से न्यूक्लियर हथियारों का तजर्बा किया गया तो इस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस बात को शिद्दत से महसूस किया कि पाकिस्तान के लिए एटमी ताकत बनना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी थी, जिसके बाइस पाकिस्तान के लिए एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट का हसूल ब्लैक मार्केट से स्मगलिंग के जरिए ही मुमकिन था और इस बैनुल अक़वामी माफिया में सेठ आबिद बादशाह समझे जाते थे। बात तो नाकाबिल यकीन है, लेकिन कहा जाता है कि सेठ आबिद की मदद से फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट के अहम पुर्जे बहरी रास्ते से पाकिस्तान लाए गए। 1990 के दिहाई में सेठ आबिद ने हुकूमत पाकिस्तान को ये भी ऑफर की कि वो पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा उतारने के लिए तैयार हैं अगर उन्हें सरहद पार स्मगलिंग की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उनकी इस पेशकश को ठुकरा दिया। बाद अज़ा उन्होंने लाहौर में जहनी माजूरों के लिए अपने जहनी माजूर बेटे के नाम पर हमजा फाउंडेशन के तहत स्कूल बनाया और कसूर में एक अस्पताल भी तामीर करवाया जहाँ मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। रवां बरस मई में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब में सेठ आबिद का जिक्र करते हुए कहा था कि सेठ आबिद ने शौकत खानम कैंसर अस्पताल की तामीर के वक्त हर तरह से इमदाद की थी। सेठ आबिद के बारे में मौजूद तमाम कहानियों और कयास आराइयों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम ये हकीकत है कि सेठ आबिद की पुरस्रार शख्सियत आज भी किसी राज से कम नहीं है। उनका स्मगलिंग का नेटवर्क बेहद वसी था और इसी वजह से BBC न्यूज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में स्मगलिंग के बिजनेस में सेठ आबिद को किंग ऑफ गोल्ड करार दिया था। 2014 में सेठ आबिद को पाकिस्तान का 15वां अमीर तरीन शख्स करार दिया गया, जिनकी उस वक्त की मालियत $780 मिलियन थी। उनकी आमदन के जराए में ग्रीन फोर्ट हाउसिंग सोसाइटीज और हमजा फाउंडेशन शामिल थे। पाकिस्तान के अफसानवी किरदार, मारूफ बिजनेसमैन और समाजी कामों में पेश रहने वाले सेठ आबिद 8 जनवरी 2021 को इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 85 साल थी और ताल्लुक लाहौर से था, लेकिन वो काफी अरसा से कराची में मकीम थे। खानदानी जराए के मुताबिक सेठ आबिद गुज़िश्ता काफी अरसे से गुर्दों आर्जे में मुब्तला थे। पुरस्रार शख्सियत के मालिक सेठ
सेठ आबिद ایک افسانوی کردار تھے جن کے بارے میں سیاسی اور سماجی لوگ مختلف رائے رکھتے تھے۔ پاکستان کی سب سے پہلی امیر ترین شخصیت کا خطاب بھی سیٹھ عابد کو دیا جاتا ہے۔ ویورز، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔